Hello students, today we discuss class 12th mathematics topic limits. ओके चलिए आज मैं आपको लिमिट्स के बारे में बता रहा हूँ। कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, मैंने कोई एक फंक्शन कंसीडर किया। कंसीडर ए फंक्शन fx equals to x square minus 4 x minus 2। ये मैंने यहाँ पर फंक्शन को, अब मैं इसको यहाँ पर एट x इक्वल टू 2, मैं यहाँ पर एट x इक्वल टू 2 पर इसको डिस्कस करना चाह रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 2 करूँ तो ये जो वैल्यू आएगा यहाँ पर f2 इक्वल्स टू, आप देख पा रहे हैं 2 स्क्वायर माइनस 4 बाई 2 माइनस 2, दिस इज 0 बाई 0। जब भी 0 बाई 0 आता है स्टूडेंट, विच इज मीनिंगलेस, विच इज इनडिटरमिनेट फॉर्म, ये क्या है? मीनिंगलेस, इसका कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पर। विच इज मीनिंगलेस, इसको हम बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। ये होता है इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है स्टूडेंट। ये जो होता है इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है। जब भी कभी ऐसा होगा तो ये जो फॉर्म होंगे वो इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं और इसका कोई यूज नहीं होता यहाँ पर, जब भी कभी इस फॉर्म में। अच्छा, इसके अलावा इनडिटरमिनेट जो फॉर्म होते हैं, कुछ और भी होते हैं यहाँ पर इनडिटरमिनेट फॉर्म, जो आप अभी 12th में तो केवल इसी फॉर्म में आएगा। 12th में जो होगा इनडिटरमिनेट फॉर्म वो इसी फॉर्म में होगा, लेकिन अगर आप अगली बड़ी क्लासेस में आप जाएंगे तो इनडिटरमिनेट फॉर्म जो है कुछ और भी यहाँ पर इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं, और वो मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ। ये तो है इनडिटरमिनेट फॉर्म, यहाँ पर कुछ और भी होते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए कि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, ये भी डिटरमिनेट फॉर्म होता है। 0 मल्टीप्लाई इन्फिनिटी, ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये भी होता है इनडिटरमिनेट फॉर्म। 0 टू द पावर 0, ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है। इन्फिनिटी की पावर 0, ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है। और 1 की पावर इन्फिनिटी, ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है। तो ये सभी यहाँ पर इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं सारे यहाँ पर। तो इस तरह से ये जो है यहाँ पर, इसका कोई भी, ये यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है ना। विच इज मीनिंगलेस। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, जब भी कभी ऐसा आता है तो देखो मैं थोड़ा सा बताऊं कि फिर इसकी लिमिट कैसे फाइंड करें। हम इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है वो हम कैसे फाइंड करें। तो मैं आपको यहाँ पर, अगर देखो मैं इसको कंसिडर करूं, एक्चुअली स्टूडेंट y इक्वल टू एफ एक्स होता है। थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस, ये है जो, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करूं यहाँ पर, ये एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 और ये x माइनस 2 है स्टूडेंट, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। तो ये y इक्वल टू एक्स प्लस 2 आ गया है। थोड़ी देर के लिए हम ये मान लें यहाँ पर कि y इक्वल टू एक्स प्लस 2। अगर मैं इसका यहाँ पर ग्राफ बनाऊं, जरा समझना इसको, कोई भी मैंने यहाँ पर ये इस तरह से लिया, यहाँ पर ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, x डैश और ये y डैश, ओरिजिन हो गया। आप देखेंगे जैसे भी हम बनाते हैं ग्राफ के लिए, तो y इक्वल टू एक लाइन बनेगी यहाँ पर, एक y इक्वल टू एक्स प्लस 2 जो बनेगा वो कैसी बनेगी, लाइन बनेगी यहाँ पर। और इसका हम जो लाइन जो बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। यहाँ पर मैं बना के दिखाता हूँ, यहाँ पर थोड़ा इसको हम ऐसे ले लें, ये लाइन कुछ इस तरह से जाएगी। ये लाइन जो बनेगी वो ऐसी लाइन बनेगी यहाँ पर, और ये जो लाइन है इससे यहाँ पर पास होकर यहाँ से -2 0 है, और यहाँ पर जो आएगा ये 0 2 से यहाँ से पास करेगी 0 2 से। तो ये लाइन मैंने यहाँ पर बना दी है इसकी, ये किस और क्या है, ये एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2, इसका ऐसे बनेगा यहाँ पर। ओके, थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर इसको लेट कर लेते हैं कि इस तरह से यहाँ पर। ओके, तो अब हम यहाँ पर इसे क्या करेंगे,
ये जो मैंने बनाया है, ये कभी ध्यान रखना कि ये x इक्वल टू, अगर व्हेन x इक्वल टू 2 मैं लेता हूं, अगर मैंने यहाँ पर, जैसे यहाँ पर है x इक्वल टू, सपोज कर लीजिए यहाँ पे लिया मैंने, तो x इक्वल टू 2 पे ना ये डिफाइन नहीं है, x इक्वल टू 2 पर ये डिफाइन नहीं है, नॉन डिफाइन है। तो मैं यहाँ पर जब डिफाइन नहीं है ना, तो मैं यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से लिख दूंगा, ऐसे बना दूंगा यहाँ पर ये, क्योंकि x इक्वल टू 2 पर ये डिफाइन नहीं हो रहा है, x इक्वल टू जो है। तो ये हो गया यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये इस तरह से, ये यहाँ पर 2 है, ये 2 है, और यहाँ पर आ जाएगा ये 0 4 आएगा। तो x इक्वल टू 2 पर ये डिफाइन नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि x इक्वल टू 2 है, उस पर क्या आ रहा है, 0/0 आ रहा है, तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं यहाँ पर कि लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं और राइट साइड से भी अप्रोच करते हैं। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर मैं एक टेबल बना के आपको समझाऊंगा। यहाँ पर कोई भी मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाया, ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको एक टेबल से। मैं एक फॉर्म कर रहा हूं एक टेबल यहाँ पर, और ये है, देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैं x की वैल्यू ले रहा हूँ और एक में मैं y की वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है। और स्टूडेंट ये है यहाँ पर, इससे मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच करूंगा और यहाँ पर मैं राइट साइड से अप्रोच करूंगा इसको, और यहाँ पर जो आ रहा है वो 0/0 आ रहा है 2 पर। अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करता हूँ यहाँ पर, तो ये किस फॉर्म में आएगा, ये 2 पर जाएगा वो 0/0 फॉर्म में आएगा। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, ये 0/0 की फॉर्म में आएगा यहाँ पर 2 पर। तो इसको छोड़ करके ये बाकी सारी वैल्यूज के लिए यहाँ पर ही करेगा। तो चलिए मैं देखता हूँ यहाँ पर और कोई वैल्यू लेते हैं हम यहाँ पर। चलिए मैंने यहाँ पर इससे बहुत स्लाइडली, इससे कम वैल्यू ले लो एक बार, और एक बार इससे ज्यादा वैल्यू ले लो, यानी लेफ्ट साइड से भी, राइट साइड से और लेफ्ट साइड दोनों तरह से इसको हम अप्रोच करेंगे इसको, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैं कुछ यहाँ पर वैल्यू ले लेता हूँ यहाँ पर। चलिए यहाँ पर मैंने जो x की जो वैल्यूज हैं, सपोज कर लीजिए मैंने नियरली यहाँ पर, भाई इसके आसपास की वैल्यू लेके देख लो, 2 से लेस देन लेते हैं। चलिए मैंने यहाँ पर 2 से लेस देन 1.99 वैल्यू लिया, 2 से जो लेस देन है 1.99, और यहाँ पर भी मैंने ऐसे ही और 1.9 समथिंग ले लिया, और यहाँ पर 1.8 या 1.7 ले लिया। अभी मैं इनकी y की वैल्यू निकाल के दिखाऊंगा। यहाँ पर y की वैल्यू अगर मैं देखिए 1.99 वैल्यू अगर मैंने लिया है, अगर मैं x की वैल्यू 1.99 यहाँ पे पुट करता हूँ, तो 1.99 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3.99 आ जाएगा, है ना। तो y की जो वैल्यू आएगी वो 3.99। ऐसे यहाँ पर भी 3.9, अगर मैं इसको यहाँ पर वैल्यू देता हूँ तो 3.9, 3.8, 3.7। सिमिलरली आप देख पा रहे हैं, अगर मैं अप्रोच लेफ्ट साइड से, जैसे मैंने 1.7 लिया, 1.8 लिया, 1.9 लिया, 1.99 लिया, तो अगर मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूं, तो यहां पर जो y की जो वैल्यू है ना, वो नियरली 4 आ रही है। यहां से लेफ्ट साइड से कितनी आ रही है, नियरली 4 वैल्यू आ रही है। सिमिलरली मैं यहां से राइट साइड से भी अगर मैं अप्रोच करूंगा, इसके राइट साइड से भी, तो उसकी वैल्यू देखते हैं वो वैल्यू कितनी आती है। यहाँ पर अप्रोच करें तो मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू ले ली, यहाँ पर जैसे 2.01 मैंने वैल्यू लिया, और यहाँ पर भी अगर मैं कोई और वैल्यू लूँ, 2.1 ले लिया मैंने समथिंग, 2.2 ले लिया, 2.3, 2.4, कोई भी वैल्यू हम यहाँ पर ऐसा ले लें। तो मैंने यहाँ पर ये वैल्यू लिया है, चलिए मैं यहाँ से देखता हूँ 2.4 की वैल्यू को पुट करता हूँ, तो y की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी वहाँ पर 2 पॉइंट समथिंग 4.4 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 4.3 आएगा, और ये 4.2, 4.1, और ये आ जाएगा 4.01। आप पर when x approach to left hand side, when x approaching to left hand side, then y कितना हो रहा है, नियरली 4 आ रहा है, 3.99। ये मतलब 2 के एग्जैक्टली 2 नहीं ले रहा हूं मैंने एक बार लेस देन लिया है और एक बार मैंने लिया है। तो अगर राइट साइड से अप्रोच कर रहा हूं तब भी इसकी वैल्यू नियरली 4 आ रही है, देखो आप यहाँ पर, और लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूं तब भी इसकी वैल्यू नियरली 4 आ रही है। तो इसकी यहाँ पर ये जो लिमिटिंग वैल्यू है, इसको मैं कह सकता हूं कि इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू होगी एट x = 2 पर, वो 4 हो जाएगी, क्योंकि नियरली 4 आ रहा है, तो हम इसको
इसकी वैल्यू नियरली यहाँ पर हम ले सकते हैं। तो जब इसकी वैल्यू यहाँ पर कितना होगा, एक्स इक्वल, देखिए यहाँ मैंने यहाँ से लेफ्ट साइड से अप्रोच किया है इसको, मैंने यहाँ से लेफ्ट साइड से अप्रोच किया है और यहाँ से मैंने किया है राइट साइड से अप्रोच किया है, तो इसकी तरफ पॉइंट एक्स, ठीक है ना। तो क्लियर होगा आपको, यहाँ से लेफ्ट साइड से अप्रोच किया है और राइट साइड से अप्रोच किया है, तब इसकी जो वैल्यू है 2 पर तो डिफाइन हो ही नहीं रही यहाँ पर, लेकिन इससे नियरली जब यहाँ कहीं आसपास कहीं कोई पॉइंट होगा तब ये वैल्यू जो है यहाँ पर 3.9 आ रही है, और यहाँ पर आसपास कहीं कोई पॉइंट होगा तब इसकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 4.01। तो इसको भी हम नियरली 4 यहाँ पर हम कह सकते हैं। तो अब इसको, ये क्लियर हो गया स्टूडेंट आपको। अब मैं थोड़ा इसके बारे में थोड़ा लिख दूं यहाँ पर। नंबर 1, when x approaches to, when x approaches to 2 from its left hand side, from its left hand side, then the value of fx tends to the लिमिट 4, इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू। तब यहां पर ऐसा होता है, यानी अगर x जो है अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से, x अप्रोच 2 की तरफ लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, तब इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है वो कितनी आती है, 4 आती है। अगर आप वहां पर 2 रखेंगे तो वहां पर लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है। और इसको जो हम डिनोट करते हैं, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड, इस वाली साइड से हम बोलते हैं इसको लेफ्ट हैंड लिमिट। ये क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, इसी को क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट शॉर्ट। लेफ्ट हैंड लिमिट, ये स्टूडेंट लेफ्ट हैंड लिमिट है, शॉर्ट में इसको इस तरह से बोलेंगे। तो यहाँ पर अप्रोच किया मैंने इसको, तो ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसको जो डिनोट करते हैं इसको x टेंडिंग टू 2, और ये मैंने माइनस यहाँ पर लगाया, तो इसका मतलब क्या है कि x अप्रोच कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है ना, और ये fx, तब इसकी जो वैल्यू है fx जो वैल्यू आ रही है वो 4 आ रही है। अगर हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं तब इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है। अगर मैं 2 वहां पर y इक्वल टू जो x प्लस 2 है उसमें पुट करूँ x की वैल्यू 2, तो वहां पर 4 आता है। सिमिलरली ऐसे राइट साइड, अगर मैं राइट साइड से करता हूं तब क्या आता है, देखो यहाँ पर सेकेंडली when x approaches to 2 from its right hand side, then the value of fx tends to the कितना आ रहा है, टेंस टू द लिमिट 4, इसको भी हम इसकी लिमिटिंग वैल्यू कहते हैं, लिमिटिंग वैल्यू। यानी इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट साइड से करने पर भी नियरली 4 आया, 3.9 को मैं नियरली 4 कह सकता हूं, और राइट साइड से करने पर भी नियरली 4 आया, तो इसलिए हम उसको वहां पर वैल्यू को पुट करके इसको नियरली 4 बोलते हैं, तो इसको लिमिटिंग वैल्यू कहते हैं, ना कि एग्जैक्टली 4। तो यहां पर क्या आएगा, इसको हम कह सकते हैं यहाँ पर हैंस राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट शॉर्ट में RHL, और इसको हम डिनोट करेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस लगाएंगे यहाँ पर fx, और इसकी जो वैल्यू है वो नियरली 4 आ गई। यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू मैंने इसको यहाँ पर
कितना है 4.01 है, लेकिन उसको लिमिटिंग वैल्यू को मैंने यहाँ पर 4 ले लिया है। ऐसे लेफ्ट हैंड वैल्यू में कितना था 3.99 था, तो मैंने इसको यहाँ पर 4 ले लिया है। तो ये इनकी लिमिटिंग वैल्यू आ गई, एग्जैक्ट नहीं आता। तो ये है इसका बेसिक। अब मैं यहाँ पर कुछ यहाँ पर ये क्लियर हो गया आपको। जैसे यहाँ पर अगर शो करना चाहें, इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं स्टूडेंट। चलिए मैं इसको रफ करता हूँ पहले, ये क्लियर हो गया होगा आपको। ओके, अब देखो यहाँ पर इसी राइट लेफ्ट हैंड जो है, यहाँ पर मैं बना के दिखा रहा हूँ, यहाँ पर कोई भी है, कोई भी हमारे पास एक कर्व है, या चलिए मैंने जैसे यहाँ पर यही लिया, मैंने यहाँ पर सपोज कर लीजिए, तो यहाँ पर जैसे ये है एग्जैक्टली यहाँ पर नहीं, मैं इसको यहाँ पर ये से ए पॉइंट है, फंक्शन हमारे पास ये y इक्वल टू कोई भी फंक्शन एफ एक्स है, तो इससे स्लाइटली लेस देन यहाँ पर कहीं होगा, स्लाइटली लेस देन मैं इसको ए माइनस एच कह सकता हूँ। इसको ऐसा करते हैं, इसको डार्क कर लेते हैं, और यहाँ पर जो आएगा वो ए प्लस एच होगा। ये लेफ्ट साइड के लिए हम यूज करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और ये है राइट हैंड साइड के लिए। तो इस तरह से भी हम यहाँ पर इसको ले सकते हैं। चलिए जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था लिमिट एक्स टेंडिंग टू, जैसे ए है तो ए माइनस, मैंने यहाँ पे लिखा ए माइनस एफ एक्स, ये है लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट को हम ऐसा लिखते हैं, लेकिन अब यहाँ पर मैं एच, वेयर एच क्या है, यहाँ पर एच इज वेरी वेरी स्मॉल, एच इज वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, एच इज वेरी वेरी स्मॉल, ओके। और ये क्या होता है, इट इज टेंडिंग टू जीरो। तो यहाँ पर इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्स की जगह पर आ जाएगा ए माइनस एच, तो ये हो गया एफ ए माइनस एच। तो या तो आप इस फॉर्म में इसको लिखें या आप इस फॉर्म में लिखें, एक ही मतलब होता है दोनों का। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट में देखें हम, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस, एक्स टेंडिंग टू कहें, या इसको हम टेंस टू बोलें, या हम इसको अप्रोचेस टू बोलें, एक ही मीनिंग होता है। और ये हो गया एफ एक्स, और यहाँ आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, ए प्लस एच हो रहा है इधर से, ठीक है ना। तो ये हो गया ए प्लस एच। तो मैं इसको यहाँ पर ऐसा कह सकता हूँ। और लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, if left hand limit equals to right hand limit, then limit x tends to a fx is exist, तब ये इक्वल होती है तो ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। और वी हैव, और इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है, जो भी वैल्यू आ रही है फंक्शन की, और सपोज कर लीजिए कि दोनों ही जो वैल्यू हैं वो एल की इक्वल अगर आ रहे मान लीजिए, तो उसकी जो वैल्यू है वो लिमिटिंग वैल्यू जो होगी वो एल होगी। तो ये है वही लिमिट। और अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं, व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पर क्या आता है, when left hand limit is not equal to right hand limit, then limit x tending to a fx does not exist, तब ये एग्जिस्ट नहीं करती है लिमिट। केवल इसी केस में लिमिट यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो ये मैंने आपको लिमिट्स के बारे में बताया कि लिमिट्स कैसे फाइंड करते हैं, क्या इसका है बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया लिमिट का। टाइप्स ऑफ लिमिट में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, एक्चुअली हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं और राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तब यहाँ पर नियरली जो वैल्यू आती है वो इसकी लिमिटिंग वैल्यू होती है,
और तब ये दोनों अगर इक्वल आती हैं तो यहाँ पर जो लिमिट एग्जिस्ट करती है, और दोनों इक्वल नहीं आते हैं तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ये स्टूडेंट आपको एकदम बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। चलिए मैं एक आध क्वेश्चन आपको करा देता हूँ और फिर हम एक आध क्वेश्चन कर लेता हूँ यहाँ पर लिमिटिंग के। सपोज कर लीजिए मैं कोई एक फंक्शन लिया, मैंने यहाँ पर इवोल्यूट द लिमिट लिमिट x टेंडिंग टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स माइनस 1। तो आप यहाँ पर इसको वैल्यू को पुट करेंगे 1 की को, तो ये 0/0 आएगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म होगा। और इनडिटरमिनेट जो फॉर्म है इसका मतलब कि हम इसको वैल्यू यहाँ पर पुट नहीं कर सकते। तो लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पर जो आएगी इसकी, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लें इसको, और ये आ जाएगा इसको फॉर x प्लस 1 आ जाएगा सिंप्लीफाई करने पर, फॉर्मूला अप्लाई करके, और x की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 1 प्लस 1 और ये 2 आ गया। तो ये होता है डायरेक्ट मेथड, इसको हम बोलते हैं। ओके, ये क्लियर हो गया होगा। मैं कुछ और बताता हूँ आपको, इसके भी लिमिट्स के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। सब डायरेक्ट मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, अलग अलग टाइप्स यहाँ पर है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की लिमिट फाइंड करना और जितने भी यहाँ पर हैं तो इनको यहाँ पर हम करते हैं। ठीक है ना। तो ये सारा जो टॉपिक है बेसिक है। इस लिमिट्स वाले टॉपिक को 11th क्लास के स्टूडेंट भी समझ सकते हैं, क्योंकि 11th क्लास में विल लिमिट चैप्टर पूरा वही है। ठीक है ना। 13 आपका एक चैप्टर है 13 11th क्लास में, वहां पर भी ये पूरा यही यूज होना है। तो अब मैं आपको बताता हूं, आपको टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी। जो मेन टॉपिक है ये तो मैंने आपको बताया लिमिट के बारे में, अब आता है कॉन्टिन्यूटी। ये कॉन्टिन्यूटी क्या है? अगर हम किसी कर्व का ग्राफ बिना ब्रेक किए बना दें, बहुत सिंपल सा बात है कि अगर कोई किसी कर्व का जो ग्राफ है बिना ब्रेक किए बन जाए तो वो जो कर्व है वो कॉन्टिन्यूअस होता है। और अगर वो ब्रेक हो रहा है तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। यानी विदाउट लिफ्टिंग द, या जंप न करे, ग्राफ जो बने वो जंप न करे। जैसे यहाँ पर मैं कह सकता हूँ, यहाँ पर जैसे कोई भी है, जैसे मैंने यहाँ पर ये कर्व बनाया, ये कॉन्टिन्यूअस हो गया, ये जो कर्व है ये कॉन्टिन्यूअस है। ये कर्व कैसा बनना है? कॉन्टिन्यूअस बनना है यहाँ पर ये। और अगर मैं यहाँ पर ऐसा बना दूं, जैसे सपोज कर लीजिए जैसे ये मैंने कर्व यहाँ बनाया और फिर वो यहाँ से ऐसे बना, तो ये जंप किया यहाँ से ये जंप किया इसने, तो ये डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, नॉट कॉन्टिन्यूअस, या इसको हम बोलते हैं हम डिसकॉन्टिन्यूअस। ये जो है से, या मैं और डिसकॉन्टिन्यूअस के और भी एग्जांपल यहाँ पर मैं ले सकता हूं। और जैसे सपोज कर लीजिए जैसे ये है यहाँ पर ये, और यहाँ से, तो ये जो ऐसे जो कर्व होते हैं जो भी है, तो ये कैसे होते हैं? डिसकॉन्टिन्यूअस होती है, यानी जंप न लगे, केवल एक ही पेन को हमें हटाना नहीं पड़े। इसको पेन को अगर हम यहाँ पर विदाउट लिफ्टिंग कर्व बन जाए तो समझ जाना आप वो कॉन्टिन्यूअस है। और अगर नहीं बन रहा है, जंप कर रहा है या होल आ रहा है कहीं पर भी, तो वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो ये तो है इसका ग्राफिकली मैंने आपको बता दिया। अब चलो थोड़ा सा मैथमेटिकली हम इसको लिख लेते हैं, इसके बारे में, कॉन्टिन्यूटी के बारे में। ये ग्राफिकली एकदम क्लियर हो गया आपको। चलिए अब मैं आपको कुछ इसकी डेफिनेशन जो है मैथमेटिकली लिखवा देता हूँ। continuity of a real function, continuity of a real function at a point।
continuity of a real function at a point. Function fx is continuous. Function fx is continuous if fx is continuous if its graph can be drawn without lifting the pen from the plane of the paper, या हम इसको दैट इज इसको मैं रफली कुछ कहना चाहूँ, रफली स्पीकिंग a function fx is continuous. Function fx is continuous if its graph is a single unbroken curve with no holes और जंप, मतलब कोई भी उसमें हॉल ना हो और ना ही जंप करे, तब यहां पर हम कह सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया अभी ग्राफ बना करके। तो ये इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि कोई भी कर्व बनेगा तो इस तरह से बनेगा ये उसका। और यहां पर हम एक बात और कहेंगे कि इट इज क्लियर दैट फंक्शन, जो भी आपको जो मैंने आपको फिगर बनाए हैं वहां से क्लियर हो रहा है कि जो पहला जो फिगर मैंने आपको बना के दिखाया है वो कॉन्टिन्यूस है, और जो अदर टू फिगर्स हैं वो कैसे हैं, डिसकॉन्टिन्यूस। कोई भी यहाँ पर और भी चलो मैं दोबारा बना के दिखाता हूँ। तो ये मैंने आपको यहाँ पर जो बताया है कि कोई भी कर्व जैसे मैं बना रहा हूँ, ये बिना मैंने कोई पेन हटाया नहीं यहाँ से, है ना, विदाउट लिफ्टिंग, यहाँ पर जो ये बन गया ये कॉन्टिन्यूस हो गया। ये कैसा कर्व है, ये कॉन्टिन्यूस, ये कॉन्टिन्यूस हो गया। और अगर मैं यहाँ पर जैसे ये है और यहाँ पर एक ब्रेक कर गया, हॉल बन गया यहाँ पर, इस पर डिफाइन ही नहीं हो रहा, तो ये कैसा हो गया, नॉट कॉन्टिन्यूस, या इसको हम बोलते हैं डिसकॉन्टिन्यूस हो गया। और या फिर वो जंप नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर जंप कर रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर कैसा होगा, जैसे ये है और यहाँ से यहाँ से ही जंप कर रहा है इधर ही, और ये ऐसे बन गया, तो ये कैसा हो गया, डिसकॉन्टिन्यूस हो गया। इनको हम डिसकॉन्टिन्यूस कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया आपको कॉन्टिन्यूस कौन सा कर्व होता है और डिसकॉन्टिन्यूस कौन सा कर्व होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मैंने आपको एक बेसिक आपको आइडिया दिया है, और ये जो आइडिया है आपका ये एकदम क्लियर हो गया होगा आपको एकदम बढ़िया से। ठीक है स्टूडेंट, तो ये ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा मैथमेटिकली, ये तो मैंने आपको समझा दिया है, अगर मैं मैथमेटिकली यहाँ पर कहने लगूँ, now we shall now study the exact mathematical definition of the continuity, तब देखो यहाँ पर क्या होगा, a function fx is said to be continuous at the point x equal to a where जो a है वो डोमेन में यहाँ पर है, जो भी फंक्शन का जो डोमेन है उसको बिलोंग करता है, और जो लिमिट की जो वैल्यू है, चलिए मैं आपको इसको लिखवा देता हूँ क्या होता है एग्जैक्टली यहाँ पर किस तरह से है।
हाँ भाई, अगर इसको मैं कहूँ ए फंक्शन f(x) is said to be continuous, is said to be continuous. A function f(x) is said to be continuous at the point x equal to a, where a is belongs to डोमेन ऑफ द fx. जो a है, a जो बिलोंग करेगा वो किसको करेगा? डोमेन ऑफ द, जो फंक्शन का डोमेन होगा उसको बिलोंग करेगा. ध्यान रखना, a function f(x) is said to be continuous at the point x equal to a if limit x tending to a f(x) equals to limit x tending to a plus f(x) equals to the value of the function at the given point. ये तीनों अगर इक्वल आते हैं तब फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, अदरवाइज फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस होता है. ध्यान रहे, यानी इसका मतलब हो गया दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, और इक्वल्स टू जो फंक्शन की जो वैल्यू है, जो भी वैल्यू आ रही, सपोज कर लीजिए जैसे एक्स की वैल्यू में आप तो एफ पे आ जाएगा, तब ये इक्वल आ जाए तीनों, तब फंक्शन कैसा होता है? कॉन्टिन्यूस होता है. अदरवाइज अगर इनमें से कोई सभी इक्वल नहीं आ रहा है तो फंक्शन कैसा होगा? डिसकॉन्टिन्यूस होगा. ये बात ध्यान रहे. ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने आज आपको एक तो कॉन्टिन्यूस लिमिट के बारे में मैंने आपको बताया, शुरुआत लिमिट से होती है. तो लिमिट में आपको मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बारे में समझाया. लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्लियर हो गया. उसके बाद मैंने आपको बताया कि इस कॉन्टिन्यूटी के बारे में. कॉन्टिन्यूटी में अगर फंक्शन कोई भी f(x) है और a कोई एनी पॉइंट है इसके डोमेन में, f(x) के डोमेन में कोई a पॉइंट है, तब यहाँ पर क्या होगा? राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू अगर तीनों इक्वल आती हैं तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, अदरवाइज फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस होता है. तो ये सबको क्लियर हो गया होगा एकदम. तो अब मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में इसका जो क्वेश्चन है इस पर बेस्ड कॉन्टिन्यूटी के, वो मैं आपको कराऊंगा. तो आज के लिए मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. कर दो सर.